सर इसके बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सर थोड़ा सा दोबारा से एग्ज़ाम पर जो होता है ना कि जो आपने इनिशियली एक कोट की थी चीज़, खास करके वो टॉपर सेंट्रिक बोली थी, आई डोंट नो वो जनरल भी ट्रू है कि नहीं, कि आपने कहा लगभग एटलीस्ट 35 दिन में 10 टेस्ट तो मिनिमम आपको देने चाहिए, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर इसको थोड़ा जनरल कंटेक्स्ट में लेके आए तो बाकी बच्चों को भी आई थिंक आप क्या टिप देना चाहेंगे इससे रिलेटेड? पहला सवाल ये है कि कितने, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये सवाल रहते हैं एज इट इज़ कि कितने सर सफिशिएंट हैं, आप तो इतना बताओ, आप तो नंबर बताओ वो सर कि इतने सफिशिएंट हैं फुल सिलेबस टेस्ट या मे बी पार्ट टेस्ट भी, क्योंकि एक तो होता है कि बस हम एफ एस टी दिए जा रहे हैं, कुछ जैसे होता है ना कि भाई 100% सिलेबस है उसको ब्रेक करके भाई 20% के पेपर्स दे दें, ऐसा कुछ में भी। और पेपर देने की भी सर थोड़ी सी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे हम, लेकिन पहले तो इस सवाल का आप आंसर कीजिए। ठीक है, ये जो पॉइंट रखा है ना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक विचित्र सा अंधविश्वास है पूरे कोचिंग फ्रेटर्निटी में कि जब आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो आपको सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट देने चाहिए, है ना। अब वो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था कि अगर आपके ऑलरेडी 75-80% नंबर आ रहे हैं तब मैंने एफएसटी की बात करी थी, है ना। अब इसमें कुछ बच्चे जो है वो इमोशनल हो जाते हैं, कहते हैं क्या हमें हक नहीं है फुल सिलेबस टेस्ट देने का? अरे भाई हक है, आप लोगों को तो छत से कूद जाने का भी हक है, हम कूद थोड़े जाते हैं, है ना। इसमें हक की बात नहीं, आप इसकी बात है कि आपको यूजफुल क्या रहेगा, है ना। मान लीजिए आपके 20% नंबर आ रहे हैं, है ना, बहुत तो अधिकांश की इतने ही आते हैं, है ना। आपने कहा नहीं नहीं मैं तो फुल सिलेबस टेस्ट पे डटा रहूँगा डटा रहूँगा डटा रहूँगा, तो आपको हर टेस्ट में 20% नंबर आ गए, आप हर बार जाते हैं पिट के आ जाते हैं, आप उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं, आपको वो टाइम पास हो रहा है आपका कि नहीं वो टॉपर करता था मैं भी करूँगा। आप टॉपर बन सकते हो, पर अपनी उस रास्ते पर चलो तो सही। तो आपको सबसे पहले तो अगर आपके नंबर एक लिमिट से कम आ रहे हैं और लिमिट है वही 75-80% से कम नंबर हैं, तो आप पहले या तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन-कौन से सेगमेंट में आपको सुधार की ज़रूरत है ना? जैसे अगर मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपके केमिस्ट्री में 80% नंबर आते हैं मान लीजिए, इवन टॉपर्स के लिए भी ये है ना? तो आप उसे को एक बार फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में तोड़ के देखिए, है ना? आई जस्ट रिमेंबर कि जैसे एक केस धनंजय का केस ध्यान आता है मुझे, हाँ। नहीं, शुभंकर या धनंजय, मतलब रिसेंट पास में पिछले 2 साल या 3 साल पहले, दोनों बड़े प्यारे विद्यार्थी थे, है ना? और वन ऑफ द टॉपर्स रहे हैं, है ना? मतलब जेईई में शानदार। तो इस केस में क्या था कि करीब 85% मार्क्स मैंने देखा स्कोर में केमिस्ट्री में आ रहे हैं, जो कि संतोषजनक थे, है ना। लेकिन फिर जैसे ही मैंने उसको डिवाइड करके देखा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में, तो पता चला कि फिजिकल और ऑर्गेनिक में तो करीब 95% के आसपास आ रहे हैं, और जो है इनऑर्गेनिक का जो वेटेज था वो 68% के आसपास था, और वेटेड एवरेज उतना आ रहा था। ठीक है, तो अब 85% appeared to be a reasonable score, but 95% was brilliant, तो अब 68% was dismal। तो जो relative to what he was doing, of course it is all relative, है ना। तो फिर हमने इनऑर्गेनिक पे फोकस किया कि भैया इसको पढ़ अच्छे से, यहाँ पे नंबर कट रहे हैं तो इसको सुधार, है ना। तो जैसे ही आप थोड़ा सा टुकड़ा करके उसको देखते हो, आपकी एनालिसिस अच्छी हो जाती है ना। तो वैसे ही अगर आपके मान लो फिजिक्स में आपको लगता है कि आपको टेंशन है, तो आप उसको 3-4 टुकड़े, मैकेनिक्स को अलग कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को अलग कर लीजिए, है ना। और आपका मॉडर्न फिजिक्स है उसको अलग कर लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और हीट साउंड वाउंड जो है ना। तो 3-4-5 टुकड़े करके उसमें एनालाइज करिए कि कहाँ आप पिट रहे हैं, है ना। फिर ये देखिए कि जिसमें पिट रहे हैं उसमें आप अकेले पिट रहे हैं या सब पिटते हैं। भाई आपके रोटेशन में नंबर कट गए, भाड़ में जाए, सबके कट जाते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है ना। क्यों? उस एक रोटेशन को सुधारने के चक्कर में हमारी पूरी ज़िंदगी रोटेट हो जाएगी, ऐसे सीख रहा है जान दो से, है ना। हाँ, हमारे मॉडर्न फिजिक्स में नंबर कट गए तो हम बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह केमिस्ट्री में भी आता है, डबल फायदा है, और दूसरे जेईई में उसकी वेटेज भी बहुत है, और तीसरे वो बहुत सरल है। तो सब कुछ त्याग कर सबसे पहले तो उसको सही करें, है ना। तो ये आप सबसे पहले तो एनालाइज करें टुकड़े टुकड़े करके। एक अगर मान लीजिए आपने स्कोरिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप क्लियर कट स्टडी सुनो, सबसे पहले तो एक एफएसटी दे दो ताकि एक थप्पड़ पड़ जाए, है ना। फिर जब हम सचेत हो गए, अपनी आत्मा जाग गई कि हाँ अब तो करना है करना है करना है, अब उसके टुकड़े करके देखो कि सबसे प्रॉफिटेबल टुकड़ा उठाओ, है ना। जैसे अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हैं तो मैं कहूँगा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस अमाउंट्स टू रफली 12 to 15% ऑफ केमिस्ट्री,
है ना, हर टॉपिक का वेटेज 3% के आसपास होता है, मैं आपको बता दूँ, और इनको 2 टॉपिक जोड़ लो तो 6% होता है, ये लगभग 15% है। ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं चाहिए, तो सबसे पहले ये कर लो। तो पूरी फिजिकल और पूरी ऑर्गेनिक और लगभग पूरी इनऑर्गेनिक भी छोड़ दी आधी से ज़्यादा, तो भी 15% नंबर तो यहीं आ रहे हैं ना। तो इसको तो काहे को छोड़ते हो, इसको तो रखो यार अपने पास, है ना। तो ऐसे ही आप जैसे मैथमेटिक्स में वेक्टर्स 3D है, या वो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस वाला पोर्शन है, बहुत रिच पोर्शन है, आसान पोर्शन है। कुछ बच्चे कहते हैं ये तो इतना आसान है, इसको करके क्या करेंगे? अरे नंबर मिल रहे हैं और क्या करेंगे? मतलब जो हो सकता है वो तुमने किया नहीं, जो नहीं हुआ वो तुम्हें आया नहीं, तो फिर ठन गोपाल, है ना। तो सबसे पहले रिच और इजी पोर्शन को अपने कब्जे में लो, और ये पार्ट टेस्ट से होता है, सेक्शन वाइज टेस्ट हो। अब या तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में टुकड़ा कर लीजिए, पर आपको लगता है नहीं इनऑर्गेनिक में मुझे और एनालिसिस करनी है, तो फिर चैप्टर वाइज करके देखिए, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर अपनी वीकनेस कितनी महीन तरीके से पकड़नी है, आइडेंटिफाई करिए। एक ही महीना है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा आप चैप्टर वाइज जाइए, क्योंकि आपको बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 3-4 महीने का वक्त होता, तो टॉपर स्टूडेंट्स को जैसे हम और पॉलिश करते हैं, तो उसमें एक एक चैप्टर के इंडिविजुअल टेस्ट लेकर ही इसको करना चाहिए, वो सबसे अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे 11th-12th के बच्चे भी मोस्ट ऑफली इसको देख रहे होंगे, वो भी इससे सीख सकते हैं जो और कहीं ना कहीं इतनी सारी जो टिप्स दे रहे हैं ना सर, कहीं ना कहीं बच्चों को, तो कोई 11th-12th का बच्चा, उसको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए यहाँ पर कि भाई भले ही उसका एडवांस नहीं है अभी 1 महीने बाद, लेकिन अभी सर जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं ना, तो उनको आप अपने कंटेक्स्ट में भी फिट कर सकते हैं। जैसे सर ने अभी बोला कि भाई अब 1 मंथ बचा तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो क्यों हम वेट करें, हम ऐसी स्टेट में आए कि बस 1 मंथ बचे और हम कुछ ना कर पाएँ। तो अभी समय है, तो अभी कर लीजिए आप। सर एक डिस्कशन हमारा अभी कुछ दिन पहले ही हो रहा था इस चीज़ को लेके कि जो एडवांस का पेपर होता है उसमें सर आपने इससे रिलेटेड भी हमारे ऐप पर और सॉरी हमारे यूट्यूब वगैरह पर हमारी वीडियोस डली हुई हैं। फिर भी सर मैं चाहूँगा यहाँ पर भी आप एक बार इस बारे में बताएं कि जो एडवांस का पेपर होता है 3-3 घंटे का, उसमें सब्जेक्ट वाइज कितना टाइम देना चाहिए, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को, और उसमें भी सर अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी होती है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब सिंगल करेक्ट, उसके बाद मान लीजिए इंटीजर टाइप है हमारे, फिर हमारे मल्टीपल चॉइस हैं, तो इसको लेके थोड़े बच्चे सर काफ़ी सारे, क्योंकि इधर उधर से सजेशन सुनते रहते हैं, अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाते हैं और बहुत परेशान भी रहते हैं। तो इस पर सर प्लीज़ आप थोड़ा सा बच्चों को बताएं। ठीक, इसमें मैं टाइमिंग जोड़ कर बताऊँगा। हाँ। इसमें पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो वन स्ट्रैटेजी विच फिट्स एवरीवन, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। पर फिर भी कुछ जनरल, कुछ बहुत अच्छे टिप्स हैं जो ज़रूर दिए जा सकते हैं। आपको मैं मल्टीपल आइडियाज़ दे रहा हूँ, अब आप उसमें से आपको क्या सूट करता है, आपकी पर्सनालिटी पर या आपके स्टडीज़ के हिसाब से आपको कौन सा सूटेबल है, ये आपको अपनी इंटेलिजेंस से चुनना है। ठीक, 2 चीज़ें बताते हैं, है ना। 2 बहुत सॉलिड, अच्छी और नियरली इक्वली गुड स्ट्रैटेजीज़ हैं, देखो उन्हें। सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 2.5 घंटे हैं। जी हाँ। अब ये तो था कि जेईई का एग्जाम तो 3 घंटे का होता है, नहीं, वो 2.5 घंटे का है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप उसे 2.5 घंटे का ही माने, ठीक। और उस 2.5 घंटे में आपने किस हिसाब से टाइम अलॉट करना है ये सुने। आपको 40 मिनट्स केमिस्ट्री करनी है, 40 मिनट्स में जितना केमिस्ट्री कर सकते हैं कर लें। फिर 50 मिनट्स में फिजिक्स करनी है और 60 मिनट आपको मैथ्स को देने हैं। इसमें 30 मिनट्स बचेंगे, तो अब जो 30 मिनट्स बच जाएंगे उसको आपको रिवीजन में एम्प्लॉय करना है। नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में तो तब जाना है जब पुराना आपने रिवाइज कर लिया हो, है ना। ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब आप कहेंगे सर कि 40 मिनट्स में हम केमिस्ट्री कैसे करेंगे, हो जाएगी क्या? आप बिल्कुल हो सकती है। आपने प्रैक्टिस जितनी आपको रिहर्सल करनी है, अभी आप रिहर्सल उसी तरह से करो कि 40, 50, 60 का रेशियो आप खींच ले जाओ। फिर लोग कहते हैं अरे फिजिक्स तो बड़ी लेंदी आई थी, क्या करें। तो पेपर अकेले आपके लिए तो लेंदी नहीं है, सभी के लिए है ना। आपको अभ्यास ये करना है कि कितना भी बुरा आ जाए, कितना भी लंबा आ जाए, कैसा भी आ जाए, इसको हमें जितना करना है उतना हमें 50 मिनट में मंगल कर देना है, बस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये जहर हैं, है ना, या तो ये हमसे होंगे ही नहीं। जैसे आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि व्हाट इज चिची बाबिन रिएक्शन, तो आपने कहा ये चिक चिक वाला चिची बाबिन रिएक्शन हमको आता ही नहीं है, तो उसमें कुछ आगे दोबारा पढ़ के टाइम भी क्यों कोटी करना, है ना। आपने उसे छोड़ ही दिया, है ना, नहीं आएंगे लौट कर।
पर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिखा या कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा जो आपको लगता है कि मेरे को आता तो है लेकिन इसके यार ए और बी ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है मुझे कि क्या रखूं, है ना। इस तरह के रिवीजन क्वेश्चंस आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप उसको क्योंकि क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, तो सबसे पहले आप अपने जो रफ नोट्स हैं, जो आपका रफ वर्क है, उसमें नोट करते जाओ। कैसे नोट करोगे? आपको रफ वर्क के लिए कागज़ मिलता है, जैसे कागज़ मिलता है आप 10 मिनट पहले चले जाते हो, आप उसे फोल्ड कर लो और 1 से 18 फिजिक्स, 1 से 18 केमिस्ट्री, 1 से 18 मैथ्स, ये वो उसमें आप नंबर डाल लो, है ना, कि मुझे ये इस स्पेस में इस क्वेश्चन पे टिप्पणियाँ लिखती जानी है ना। तो आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखा, चीची बाबिन रिएक्शन, आपने क्रॉस कर दिया कि ना देखा है ना देखूंगा, उसमें 5 सेकंड जो लगे इसके अलावा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं, आई विल नेवर कम बैक टू दिस, क्योंकि आपको फिक्स हो गया कि मेरे को नहीं आता नहीं आता नहीं आता, बात खत्म हुई, है ना। आप सेकंड पर आए, आपको लगा ये मोर देन वन करेक्ट है और उसमें आंसर, बाकी सी तो पक्का आंसर है और डी तो पक्का नहीं ही है ना, और ए और बी में आपको डाउट है, तो आपने सी यस, डी नो, और ए बी में आपने ज़्यादा लिख लिया कि ये टिक तो है और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब गोला बना दिया। क्वेश्चन मार्क लगाया मतलब कि मैं इसे दोबारा आके एक बार रिवाइज करूंगा, लेकिन आपने आंसर लिख लिया है तो इसका मतलब ये है कि अगर ना मिला टाइम तो ये ए बी लगा दूंगा, और अगर रिवाइज कर लूंगा तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लूंगा। मतलब आपके अपने अपने शाइन हो सकते हैं कि आप क्या शाइन वो क्या, वो आप सितारे बनाए, मुझे क्या करना है ना, लेकिन आप अपने सिंबल्स चुन ले, लेकिन वो आप इस तरह से मार्क कर लें। अगर आपको ए बी में आपको लगता है कि नहीं ये शायद आंसर नहीं है पर शायद हो सकते हैं, तो आप क्रॉस कर लें कि क्रॉस क्रॉस हैं, लग तो नहीं रहे पर शक है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे जो आपके क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये अंत के आधे घंटे में एड्रेस होंगे, और आपको ये भी अभ्यास रखना है कि हर क्वेश्चन में नहीं क्वेश्चन मार्क लगा देना है फिर, है ना। ये मोर देन वन करेक्ट का टाइम है, और प्लस कैलकुलेशंस जो आप कर रहे हैं रफ पेपर पर साफ साफ करें। कई बच्चों का ये भ्रम होता है कि वो जितना गंदा काम कर रहे हैं उतनी तेजी से काम कर रहे हैं, इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं। जितना नीट एंड क्लीन आपने रफ में काम किया हुआ है, उतना ही आपको एरर, अगर सिली मिस्टेक कैलकुलेशन एरर हो गई तो उसको पकड़ना आपके लिए आसान होगा। तो जितना साफ सुथरा लिख सकते हैं लिखें और ढंग से उसको सॉल्व करें, ताकि जब आप उसको रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन में गड़बड़ ना हो। एक बहुत कॉमन सिली मिस्टेक पेपर में होती है करेक्ट और नॉट करेक्ट में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट वाले बहुत खूनी होते हैं, क्यों? बच्चे को ऑप्शन ए और बी तक तो नॉट करेक्ट याद रहता है, फिर सी और डी तक आते आते उसका दिमाग आउट हो जाता है। अगर टफ क्वेश्चन है तो बेचारा सॉल्व भी सही करता है, पर वो करेक्ट है तो उसने उत्साह में सी मार दिया सही, और वो गलत हो जाता है फिर। तो इसलिए आपको स्पेशली मोर देन वन करेक्ट में हर ऑप्शन के साथ ABCD के साथ TTFT ट्रू फॉल्स लिख लेना चाहिए पहले, और अंत में जब आप आंसर मार्क कर रहे हैं तो फिर से एक बार क्वेश्चन पर निगाह मारनी चाहिए कि पूछा क्या था, करेक्ट या नॉट करेक्ट। करेक्ट है तो ट्रू वाले चुन लीजिए और इनकरेक्ट है तो फॉल्स वाले चुन लीजिए। इस एक टिप को, इस एक छोटी सी टिप को अगर आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में आपके गलत होने से बच जाएंगे। और बड़ी बात बोल रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन गलत होने से बचना मतलब एक ठीक ठाक आपका रैंक में फ्लक्चुएशन सिर्फ एक इस एरर के कारण आता है, इसको आप बचा सकते हो। ये तो कुछ रफ पेपर टेकिंग टिप्स टाइप थी, है ना। अब जब आप कहते हो 40 50 60 का जो रेशियो है आपका, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, तो इसमें मैं मान रहा हूँ कि पहले अगर आप केमिस्ट्री के बिल्कुल एंटी नहीं हो तो सबसे पहले केमिस्ट्री सल्टा देनी चाहिए। और केमिस्ट्री में भी अगर मैं कर रहा हूँ तो सबसे पहले आई वुड डू इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक एंड देन फिजिकल। क्यों? जितना थ्योरेटिकल है उतना काम जल्दी हो जाता है, कई बार उसमें तेजी से सॉल्व किया जा सकता है। जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने पड़ते हैं उसमें वक्त हमेशा ज़्यादा ही लगता है, इनवेरिएबली, आप कितनी भी अच्छे क्यों ना हो। तो कोशिश ही करें, थ्योरेटिकल इनऑर्गेनिक में कैलकुलेशन आते नहीं है तो फटाफट हो जाएगा। ऑर्गेनिक में फिर भी मैकेनिज्म लिखने पड़ सकते हैं तो आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और जब फिजिकल में कैलकुलेशन करने पड़ेंगे तो और आनंद आएगा। तो इसमें 40 मिनट्स में भी कोशिश आपकी होनी चाहिए कि 20 मिनट्स के अंदर अंदर आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को मंगल कर दें। क्या बात कर रहे हो, अरे कर दो, हो जाएगी, है ना। 20 या 22 मिनट लेना, इससे ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। 18 मिनट, हाँ बचे 18 मिनट फिजिकल को देने हैं, तब जाके पेपर निपटेगा, राइट। इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या मानस बना के जाओगे तो अच्छी जाएगी केमिस्ट्री। गलती से अगर 5 मिनट ज़्यादा भी लग गए, 40 के 45 मिनट भी हो गए तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, है ना, इट इज़ ओके। लेकिन अगर तुमने घंटा भर केमिस्ट्री में खोटी कर दिया फिर नहीं चलेगा ना, नहीं, फिर रिवीजन का टाइम तुम्हें चाहिए। हर रिवीजन तुम्हारी रैंक इंप्रूव करता है। मैक्सिमम बच्चे जेई पेपर को खत्म करना ही उपलब्धि समझते हैं, रिवीजन तो वो सोचते भी नहीं है।
अगर तुम इसे अपनी स्ट्रैटेजी में जोड़ लोगे तो तुम्हें कम से कम 20-25 नंबर का मिनिमम फायदा होगा और हजारों रैंक तुम्हारी सुधर जाएंगी। ऑलवेज डू। तो लाइक आपने रिवीजन सुना होगा टॉपिक्स का, क्वेश्चंस का, सर पेपर का रिवीजन बोल रहे हैं यहाँ पे, और मैं तो क्या सर से 4-5 साल जुड़ा रहा हूँ तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत एक यूनिक आइडिया हो सकता है। इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और कोई ऐसा बच्चा जो सर से पढ़ा हुआ हो और इसने इम्प्लीमेंट किया हो, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है कि उसको उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ने या स्ट्रेटजी ने किस तरीके से बेनिफिट किया था। सर एक यहाँ पर मैं एक पुराना अनुभव कोट करना चाहूँगा। एक बहुत प्यारा बच्चा था, वन ऑफ द वेरी बेस्ट आई हैव टॉट, एंड हिज नेम वाज भव्य चौधरी। ओके सर। है ना, भव्य वाज, आई फॉरगॉट हिज रैंक, अच्छी रैंक थी मेरे ख्याल से 11 से 20 के बीच में थी ऑल इंडिया रैंक। अच्छा, है ना, या शायद नहीं, 37 थी शायद, 38, हाँ 37-38 ऐसी थी। है ना, मतलब वो इस लायक बच्चा था कि वो ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ सकता था। ठीक है, उस दिन क्या होता है क्या नहीं होता वो अलग खेल है, लेकिन वेरी नाइस चाइल्ड। एंड भव्य वाज अ वेरी स्वीट स्टूडेंट एंड अ वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट। तो मुझे 11th का याद आता है जब भव्य आराम से उसकी मतलब 80-85% के नीचे कभी नहीं आते थे। और हर टेस्ट के बाद जैसे कि हमारी क्लास में प्रैक्टिस थी, हम बच्चों को खड़ा करते थे, पूछते थे कि भाई कितने नंबर आए तुम्हारे। तो एक बार जो है कोई ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें भव्य ने कहा कि भाई 75% नंबर आए। 75% जेई में लोगों के लिए बड़े गर्व की बात हो सकती है, उसका बेचारे का सिर शर्म से झुका हुआ था, क्योंकि 85-88% नंबर लाने वाला बालक 75 पे आ गया, तो उसको लगा कि मैंने तो बहुत ही बुरा कर दिया। तो फिर मैंने ये रिवीजन वाली स्ट्रैटेजी जो मैंने भी आपको बताई है, मैंने सजेस्ट करी क्लास को कि तुम इस तरीके से अगर पेपर की तैयारी करोगे तो तुम्हें मार्क्स को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ओके। बात आई गई हो गई, ठीक है, 1.5 महीने बाद फिर टेस्ट हुआ, फिर पूछा कितने आए, उसने कहा मेरे 96% नंबर आए। वाह, 96। तो मैं कहा अरे वाह से क्या किया तूने। तो वो उसने कहा सर आपने तो बताया था। अब मैं तो बोल के भूल गया, मेरे को क्या, अपन तो बोलते रहते हैं, है ना। तो अब बोले कोई सुन रहे तो सुन ले, नहीं सुने ना सुने, उसकी श्रद्धा है ना। तो उसने कहा कि मैंने, और देन ही सेड समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही सेड मैंने 2 घंटे में पेपर खत्म कर दिया। ही वाज अ ब्रिलियंट चाइल्ड, है ना। तो उसको तो इशारा चाहिए था। हम उसने कहा आप 2.5 घंटे की बात करते हो, मैं 2 घंटे में पेपर खत्म कर दिया पूरा, है ना। मैंने ऐसी प्रैक्टिस करी, है ना, और 1 घंटे पूरा बैठ के रिवाइज किया। और 2-2 बार पूरा रगड़ रगड़ के रिवाइज करा ला, तो जहाँ जहाँ छोटी छोटी गलतियाँ सब एलिमिनेट हो गई और नंबर आ गए। तो ये एक उन बच्चों के लिए वैलिडेशन है जो कि इफ़ दे वांट एन एग्जांपल है, एक सॉल्ड एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि हाँ ये बाकायदा, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अपना खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे टाइम में तो कोचिंग नहीं होती थी, सब्जेक्टिव पेपर होते थे। तो मैंने जस्ट जेई हमारा में उस टाइम पे फिक्स डेट होती थी 5 मई जेई दिवस होता था। उसमें कोई भी दिन आए, संडे नहीं होता था, कोई भी दिन आए 5 मई को जेई होता था, ये फिक्स था। ओके। तो दिसंबर जनवरी के आसपास मैंने, क्योंकि हमारे पास कोई कोचिंग के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर्स होते नहीं थे, एकमात्र प्रैक्टिस पेपर जो उपलब्ध होते थे वो पुराने जेई के पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर थे। मैंने वो पेपर दिए और मेरी नींद उड़ गई। मैंने देखा 10-15% नंबर आए मेरे उसमें, 15%, 18%, 20% ऐसे नंबर थे उसमें दिसंबर में। मैंने कहा अब तो मारेगा, या पर ने ड्रॉप कर लिया, आकड़ के बोल तो दिया सबके सामने कि नहीं हाँ कर लेंगे, और ये क्या हालत है अपनी। तो फिर दिन रात लग के काम करना शुरू किया और मैंने पेपर देने की स्ट्रैटेजी में भी काफ़ी अपने सुधार करे। अच्छा, ये तब था, वो 15-20% नंबर तब आए थे जब मैंने 3 घंटे के पेपर को अनंतर समय देकर 5.5-6 घंटे में पूरा किया देखे पेपर, तब जाके इतने नंबर थे। टाइम लेना ले कि हमने कहा जितना लेना लो, एक बार देखे तो ये कितने आते हैं। हाँ। और तब भी इतने आए, है ना। वहाँ से मैंने पढ़ के और प्रैक्टिस कर करके ये मानस बनाया कि मुझे 2.5 घंटे में पेपर सल्टा देना है। और मैंने 2.5 घंटे में अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पेपर खत्म कर दिए। मतलब आपकी प्रिपरेशन टाइम से निकली हुई स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, है ना। और आई शेयर विद यू शिवाजी कि हर पेपर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, मैंने सोल्यूशन में सिर्फ सिली मिस्टेक्स या कहीं जो एरर्स हैं, है ना, उस जगह भी अगर मैंने पकड़ता जाऊँ तो मैंने 4-5 गलतियाँ हर पेपर में पकड़ी। अगर आधे नंबर की भी गलती कटती हो, हाँ। मिनिमम आधा नंबर, हमारे तो क्या मेथड के भी नंबर मिलते थे, जो कि सब्जेक्ट पेपर होता था, पर आधा मार्क्स में बचता हो तो 2.5 करके मैंने 7-7.5 नंबर पक्का बचाए होंगे उसमें। और तब ये 200-400 नंबर का पेपर नहीं होता था। तब 100 मार्क्स फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 मैथ्स फिक्स्ड ऐसे ही आता था, है ना। तो और हो सकता है आपको लगे 300 में से 7 नंबर, 7.5 नंबर आपने बचा लिए, नॉट अ बिग डील, लेकिन 300 तो मैक्सिमम मार्क्स है ना, लोगों के नंबर इतने थोड़े आते थे, है ना। तो
एक ही अनुमान था मेरा कि लगभग मैंने करीब 2 से 3 हज़ार रैंक्स अपनी सुधार ली ये करके। मेरी रैंक 391 थी। हमारे टाइम में 2250 बच्चे सेलेक्ट होते थे। अच्छा। इतनी ही स्ट्रेंथ थी आईआईटी की, ज़्यादा थी नहीं। हाँ। तो अगर मैंने सब कुछ वही पढ़ा होता, सिर्फ वो रिवीजन न किया होता, ये स्ट्रैटेजी ना होती रिवीजन की, जी। तो मैं सेलेक्ट ही नहीं होता। रैंक वैंक तो बहुत दूर की बात है। तो दिस हैज़ बीन अ सेवियर स्ट्रैटेजी फॉर मी, इट हैज़ ऑलवेज वर्क। और जिन जिन बच्चों ने इसको फॉलो किया है, सेम नॉलेज स्टैंडर्ड्स, आपकी नॉलेज उतनी ही है, पर उसको कितनी एफिशिएंसी से आप यूज़ कर पाते हो एग्जाम में, महत्व इसका है। एंड दिस इज़ द गोल्ड स्ट्रैटेजी। मतलब ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और ये हर बच्चे को काम आती है जो इसे इम्प्लीमेंट कर लेता है। जी। पर अधिकांश बच्चे से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है अरे क्या होगा, है ना। बट इफ यू डू दिस, इट ऑलवेज पेस, इट ऑलवेज इन कैपिटल लेटर ऑलवेज पेस। और 1 महीना है, बिल्कुल वक्त है, बच्चे चाहें तो इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। मेरे लिए मज़ेदार यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये था जानने के लिए, और आपको भी ये चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए। सर ने ये जो टिप दी ना, आपको स्ट्रेटजी दी है, ये अपने 25 साल के अनुभव वाली स्ट्रेटजी नहीं बताई है। ये सर ने अपने खुद जब प्रिपरेशन कर रहे थे, और उस समय सब्जेक्टिव पेपर होता है, प्लीज़ नोट। तो कोई ऑब्जेक्टिव, जिसने ऑब्जेक्टिव पेपर दिया है अपनी पूरी ज़िंदगी में, वो शायद ये स्ट्रेटजी को डिस्कवर ही नहीं कर पाता कभी। लेकिन कुछ तो हमें फ़ायदा है, इतने लाइक एक्सपीरियंस सर के पास है तो उस चीज़ का।